बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम शुरू करने लगे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है, वो है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022। आज इसकी हम इंस्टॉलेशन करेंगे और साथ ही इसकी हम जो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी हम करेंगे। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पहले से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी ये इंस्टॉल हुआ हुआ है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022। लेकिन अभी हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेंगे। अपना हमारे पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी है, इसी के ऊपर हम इंस्टॉलेशन इसकी करेंगे और पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी करेंगे और इसी एक वीडियो में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम सर्वर 2022 को इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू करेंगे। न्यू के बाद यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेन्यू, एक विज़ार्ड ओपन हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अब हमसे पूछ रहा है कि आपने जो वर्चुअल मशीन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 जो इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है सर्वर, उसको आपने नाम उसका क्या रखना है। सपोज़ उसका हम नाम रख देते हैं कैपिटल लेटर के अंदर Win2K22-4। ये हमने इसका नाम रख दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन शो हो रहा है, स्टोर द वर्चुअल मशीन इन ए डिफरेंट लोकेशन। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक नहीं करूँगा तो फिर क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डेटा के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज़ एंड हाइपर-वी के अंदर ये एक फ़ोल्डर जो इसका पहले से कॉन्फ़िगरेशन सी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी का फ़ोल्डर बना हुआ है, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है इसकी, ये ऑटोमैटिकली इसकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे सेव कर देगा। अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि सी में सेव ना करे, कस्टमाइज़ लोकेशन पे हमारी सेव करे, जहाँ पे हम चाहते हैं ये वहाँ पे सेव करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। पहले तो हम इस स्टोर द वर्चुअल मशीन इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर ब्राउज़ पे आएँगे। ब्राउज़ करने के बाद अब ये हमें बताएगा कि भई आप मुख्तलिफ जो हमारे फ़ाइल सिस्टम्स हैं, जो हमारे वॉल्यूम्स हैं, सी ड्राइव है, जैसे डी ड्राइव है, कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ मैंने डी ड्राइव के अंदर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं, ये सारी मैंने डी ड्राइव के अंदर सेव करनी है। तो मैं डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉलेशन का वर्चुअल इंस्टॉलेशन का एक फ़ोल्डर बना हुआ है पहले से, इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे Win2K22-4, तो इस फ़ोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टॉलेशन जो है, जो हम सर्वर 2022 को इंस्टॉल कर रहे हैं, ये यहाँ पे सेव हो जाए। मैं इस पे क्लिक कर दूँगा और सेलेक्ट फ़ोल्डर करूँगा। सेलेक्ट फ़ोल्डर के बाद अब ये पाथ हमें शो कर रहा है कि भई आप जो सर्वर 2022 को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, डी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है और डी ड्राइव के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है एमएस वर्चुअल इंस्टॉलेशन के नाम से, वहाँ पे सेव हो रहा है। और इसका नाम जो आपने क्या रखा है, इस वीएम का वर्चुअल मशीन का जो नाम रखा है आपने Win2K22-4, जो अब अभी हमने नाम रखा है, जो आप ऊपर देख सकते हैं ये नाम शो हो रहा है। तो ये इस नाम से इसको सेव कर रहा है। हम इसको अब नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि हमसे जनरेशन के बारे में पूछता है कि आपने जनरेशन कौन-सी रखनी है, जनरेशन 1 रखनी है या जनरेशन 2 रखनी है। अब हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जनरेशन 1 जो है वो लेगेसी बायोस सिस्टम है, उसको सपोर्ट करती है और जनरेशन 2 जो है वो यूईएफआई जो लेटेस्ट स्टेप बोर्ड फाइल सिस्टम है, उसको सपोर्ट करती है। तो लिहाज़ा हम इसको जनरेशन 1 पे ही रहने देंगे और जनरेशन 1 के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि भई आपने इसको रैम कितनी असाइन करनी है? जो वर्चुअल मेमोरी आपने असाइन करनी है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपने असाइन करनी है, तो वो आपने उसका साइज़ कितना रखना है? सपोज़ मैं इसको कहता हूँ कि भई आप 16 हाँ, जीबी इसकी मैं इसको असाइन कर देता हूँ। 16 ये एमबी में हम हमेशा एमबी में पूछता है, तो हमें एमबी में ही इसका साइज़ देना होगा। 16,000 एमबी देंगे, तो तकरीबन 16 जीबी इसकी क्या बनेगी, रैम असाइन हो जाएगी, रैम का साइज़ असाइन हो जाएगा और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि भई आपने इसको जो लैन कार्ड जो स्विच अटैच करना है, वो कौन-सा स्विच अटैच करना है? इसके अंदर 3 स्विच होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो हाइपर-वी के अंदर हम आज वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर 3 स्विच होते हैं, एक एक्सटर्नल स्विच होता है, इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया और तीसरा डिफ़ॉल्ट स्विच होता है।
अभी हम इसके इसके ऊपर भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब हाइपर-वी की हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसकी सारी वीडियो बनानी है, तो उसके अंदर डिटेल से इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि भई इसके जो स्विचेज़ होते हैं, क्या एक्सटर्नल का क्या फ़ंक्शन है, वो क्या फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करता है, जो इंटरनल स्विच है उसकी क्या फ़ंक्शन होता है, वो किस तरीके से वो काम करता है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्विच होता है वो किस तरह काम करता है, ये सारा कुछ इसको हम पढ़ेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे हाइपर-वी को। तो अभी इसको हम एक्सटर्नल स्विच के ऊपर भी एक्सटर्नल पे ही रख देते हैं। एक्सटर्नल पे रखने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अब हमसे ये पूछ रहा है, ये जो आप वर्चुअल हार्ड डिस्क यानी वर्चुअल मशीन जो क्रिएट कर रहे हैं, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है .vhdx ये आप देख सकते हैं .vhdx तो ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ। कहाँ पे सेव कर रहा हूँ? जो नाम इसने दिया हुआ है win2k22-4.vadx ये इसकी क्या है? समझिए एक हार्ड डिस्क है। ये इसकी फ़ाइल है, जहाँ पे ये सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव करेगा। किस जगह पे सेव कर रहा है इसको? डी में डी ड्राइव के अंदर एमएस वर्चुअल इंस्टॉलेशन में win2k22-4 में, फिर आगे win2k22 फ़ोल्डर में, फिर वर्चुअल हार्ड डिस्क के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करके, तो उसके अंदर ये वाली फ़ाइल सेव कर रहा है win2k22-4। उसके बाद हम कहते हैं कि इस डिस्क का इस जो आप वीएम क्रिएट कर रहे हैं, इसका हार्ड डिस्क का जो साइज़ है, वो आप कितना रखना चाहते हैं? तो इसका हम सपोज़ रख देते हैं कि इसका हम कर देते हैं 90 जीबी या चलो 100 जीबी कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम इसको 64 टीबी दे सकते हैं। मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? 64 टीबी। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे 100 जीबी देने के बाद अब हमसे ये यहाँ से पूछ रहा है कि भई आपने जो इसको इंस्टॉल करना है, तो अभी इंस्टॉल करना है। अगर हम इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे कर देंगे, तो इसका मतलब है कि हमने बाद में करना है। तो अब हमने बाद में नहीं करनी है, इसकी इंस्टॉलेशन अभी हमने करनी है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए बूटेबल सीडी डीवीडी रैम हमारे पास इधर यहाँ पे कोई जो स सर्वर है, उसके अंदर कोई डीवीडी नहीं लगी हुई, हमारे पास आईएसओ इमेज की फ़ाइल है, तो हम कहाँ पे अब इस इमेज फ़ाइल डॉट आईएसओ इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज़ करेंगे और इसको पाथ देंगे कि वो हमारी इमेज फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है, वो हमारी डी ड्राइव के अंदर पड़ी है। डी ड्राइव के अंदर जाएँगे और डी ड्राइव के अंदर जाके तो ये हमारी जो फ़ाइल है, ये पड़ी है हमारे पास, ये इसका इमेज है सर्वर 2022 का। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हमें ये बता रहा है, एक समरी दे रहा है कि भई जो आप वीएम क्रिएट कर रहे हैं, जो आप सर्वर 2022 को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका नाम होगा win2k22-4 और जनरेशन आपने 1 रखी है और रैम उसको आपने असाइन की है, जो वर्चुअल मेमोरी असाइन की है वो 16 जीबी की है और इसको जो आपने स्विच असाइन किया है वो एक्सटर्नल स्विच असाइन किया है और इसकी जो आपने हार्ड डिस्क का जो पाथ रखा है वो आप जो सारी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इसकी विंडोज़ की फाइल्स हैं वो सेव होंगी, डी ड्राइव के अंदर होंगी, एमएस वर्चुअल इंस्टॉलेशन में होंगी और इस डायरेक्टरी में होंगी। और आपने इसको जो इमेज दिया है आगे आईएसओ इमेज जो आपने दिया है वो सर्वर 2022 का दिया है। तो ये सारी हमें समरी बता रहा है कि ये आपने किया है। अब हम फिनिश करेंगे तो फिर ये क्या है इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट कर देगा। अभी हम इसको फिनिश करेंगे। अब ये क्रिएट कर रहा है, वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहा है, इसकी फाइल्स को क्रिएट कर रहा है फ़ोल्डर के अंदर और इसकी मेमोरी जो है, जितनी मेमोरी हमने 16 जीबी दी है वो मेमोरी भी इसको असाइन कर रहा है। तो जैसे ही ये इसको असाइन चीज़ें कर देगा तो ये मेन्यू खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। अभी ये बस अभी ये देखें SCSI कंट्रोलर और अब डिस्क क्रिएट कर रहा है, जितनी हमने जैसे 100 जीबी हमने इसको हार्ड डिस्क दी थी, वही 100 जीबी कर रहा है असाइन कर रहा है। अब उस डिस्क की फाइल्स को क्रिएट कर रहा है और उसके बाद जैसे ही ये रिज़ल्ट को कंप्लीट करेगा, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन सेम उसी तरह होती है, जैसे हम किसी फिज़िकल कंप्यूटर के ऊपर हम कोई विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या कोई सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो इसकी सेम उसी तरह ही है। तो हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोगों को कोई उसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि हम ये फ़िज़िकल कंप्यूटर पे सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं या हम किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर रहे हैं। वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर भी इंस्टॉलेशन किसी भी ओएस की जो इंस्टॉलेशन होती है, सेम होती है और उसके अंदर भी फ़िज़िकल कंप्यूटर के ऊपर भी सेम होती है। अब इसने क्या किया सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, अब जस्ट हमने इंस्टॉल करना है, ये ऑफ है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट करेंगे। ये जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा
ये यहाँ पे अभी ये कनेक्ट होगा, अभी ये दोबारा इसको करते हैं, ये यहाँ पे अभी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट का शुरू होगा, तो इसको जैसे ये शुरू होता है अभी दोबारा इसको करते हैं, ये अभी ये कनेक्ट हो गया, अब इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी क्या है जी, ये देखें जी अभी ये स्टार्ट कर रहा है, स्टेटस रनिंग है, तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन ये देखें जी स्टार्ट हो चुकी है, इंस्टॉलेशन इसकी। थोड़ा-सा ये स्लो है क्योंकि मैंने इसको रिमोटली एक्सेस किया हुआ है, इस वजह से इसका जो डिस्प्ले आ रहा है वो थोड़ा स्लो आ रहा है, क्योंकि ये सर्वर मेरा दूसरी लोकेशन पे पड़ा है, मैं और दूर बैठा हूँ। तो इस वजह से इसका जो सिर्फ़ वो है, बीच में नेटवर्क का थोड़ा नेटवर्क वीक है। तो अब ये देखिए इंटरफ़ेस बीच में आ गया है, अब हम हमारा विज़िट शुरू हो गया इंस्टॉलेशन का, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि भई आपने लैंग्वेज कौन-सी रखनी है? लैंग्वेज हमने क्या रखनी है जी? लैंग्वेज जो इसकी डिफ़ॉल्ट है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट इसी को ही रहने देंगे। उसके बाद इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ये हम कीबोर्ड का लेआउट भी यही रहने देंगे, टाइम का भी यही रहने देंगे और इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब अगर हमारा पुराना चल रहा होता सर्वर उसको वो कोई प्रॉब्लम होती तो हम रिपेयर पे क्लिक करते, लेकिन हम नई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इस इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं चलो वो कर देता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, स्क्रीन हमारी जो है ज फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब ये देखिए सेटअप इज़ स्टार्टिंग, सेटअप जो है स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका फिर रिज़ल्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने विंडोज़ सर्वर 2022 स्टैंडर्ड करना है। अगर हम इस पे सेलेक्ट कर देंगे इसको तो ये विंडोज़ सर्वर 2022 स्टैंडर्ड इंस्टॉल कर देगा, लेकिन इसको किस में करेगा? सीएलआई मोड में इंस्टॉल कर देगा, कमांड बेस होगी। हमें फिर इसको कमांड बेस ही ऑपरेट करना पड़ेगा, जैसे लिनक्स होता है सीएलआई मोड इंस्टॉलेशन होती है, सीएलआई मोड में फिर इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो हमें फिर कमांड के ज़रिए ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब दूसरा हमें ऑप्शन ये दे रहा है कि आपने विंडोज़ सर्वर 2022 स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करना है। अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारा ये स्टैंडर्ड वर्ज़न इंस्टॉल करेगा और ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस होगा, डेस्कटॉप होगा, जीयूआई मोड में इंस्टॉल होगा, जिससे हमें ऑपरेट करना हमारे लिए आसान होगा। जो नीचे ऑप्शन दे रहा है विंडोज़ सर्वर 2022 डेटा सेंटर, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको डेटा सेंटर एडिशन को इंस्टॉल कर देगा, लेकिन ये सीएलआई मोड में इंस्टॉल करेगा, इसका ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होगा, तो फिर हमें कमांड लाइन के थ्रू ही इसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इसका विंडोज़ सर्वर 2022 का भी हम कर देंगे, डेटा सेंटर एडिशन सेलेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या करेगा, ये डेस्कटॉप जीयूआई बेस इसको इंस्टॉल करेगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने लाइसेंस डेटा सेंटर का लिया हुआ है, आपकी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो फिर आप डेटा सेंटर करें। अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशन है और आपके पास लाइसेंस भी स्टैंडर्ड एडिशन का है, तो आप स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करें। हमारे पास स्टैंडर्ड एडिशन का लाइसेंस है, हम स्टैंडर्ड को करेंगे और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे जाएँगे, जीयूआई बेस इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे जीयूआई मोड में। तो अब इसको हमने सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया है। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो अब हमसे ये लाइसेंस एग्रीमेंट पूछ रहा है कि भई जो हम माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है, वो लाइसेंस एग्रीमेंट्स हैं वो आपको एक्सेप्ट करते हैं इसको? हाँ जी, हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अब हमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक अपग्रेड का आ रहा है, एक कस्टम का आ रहा है। अपग्रेड में अगर हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें हमें कुछ बग्स आ रहे हैं, कुछ हमारा क्रैश हो रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो फिर हम अपग्रेड पे जाएँगे। या अब हमारा पुराना वर्ज़न था, अब हम नया वर्ज़न जो उसका आया है वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अपग्रेड सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, न्यू इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, तो फिर हम कस्टम पे जाएँगे। कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाके ये देखिए हमने 100 जीबी असाइन की थी। जैसे ही 100 जीबी असाइन डिस्क जो हार्ड डिस्क का साइज़ किया था तो ये अब हमें 100 जीबी ही शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको न्यू करेंगे, न्यू करके अप्लाई करेंगे। अब अब ये हमारी टेस्ट एनवायरनमेंट है, लैब एनवायरनमेंट है, तो हम इसके अंदर सिर्फ़ एक ही सी ड्राइव ही बनाएँगे, दूसरी ड्राइव नहीं बनाएँगे। अगर आपने अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में करना है, आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको इंस्टॉल करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी 2 2 ड्राइव्स कम से कम लाज़मी बनाएँगे। कोई एक सी ड्राइव होगी, एक डी ड्राइव होगी। डी ड्राइव बैकअप्स वगैरह के लिए होती है। आपने कोई चीज़ अपनी वहाँ पे सेव करके रखनी है, बैकअप रखना है, तो वहाँ पे रखेंगे। अभी हमारा लैब एनवायरनमेंट है, तो हम सी ड्राइव ही करेंगे और उसी के अंदर हम अब इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, तो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
ये पहले ये फाइल्स को कॉपी होंगी, उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन इसकी जो है, वो इस फीचर्स को इंस्टॉल करेगा, अपडेट्स करेगा, उसके बाद ये क्या है, उसके बाद इसकी फिनिश होगी और उसके बाद जैसे ही इसको मैं थोड़ा-सा वो कर देता हूँ, पॉज़ कर देता हूँ वीडियो को, जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, तो आगे हम फिर इसकी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये अगर हम आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। तो अब इसके साथ अगर जुड़े मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये वीडियो लाता रहूँगा और उससे दूसरा ये होगा कि कंप्लीट जो कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट का, एमसीएसई का या एमसीएसए का कंप्लीट कोर्स मेरा इरादा है करने का। अगर आपकी ये हौसला अफ़ज़ाई साथ रहेगी तो फिर ये कंप्लीट मैं रोज़ाना वीडियो यहाँ पे लाता रहूँगा और कंप्लीट एमसीएसई और एमसीएसए की दोनों कंप्लीट हम पूरा कोर्स जो है वो सारा हम इसको डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है तो अब इसको मैं फ़िलहाल पॉज़ कर देता हूँ, जैसे ही आगे ये फिनिश होगी तो फिर इसको आगे रिज़्यूम करेंगे हम। अब इंस्टॉलेशन हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये वाला इंटरफ़ेस आ जाता है कि आपने यूज़र नेम आपका बिल्ट इन यहाँ पे दिखा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड आपने क्या रखना है। सपोज़ हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख देते हैं। जो ईज़ी टू रिमेंबर हो तो सपोज़ हम अभी अपना एक कोई पासवर्ड रख लेते हैं, यहाँ पे फिर कन्फर्म करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिनिश करेंगे, इसको फिनिश करते हैं। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, जो फर्स्ट उसके बाद आता है कि भई पासवर्ड आपने क्या रखना है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड हमने रख दिया है। अब पासवर्ड रखने के बाद अब ये थोड़ा-सा विज़ार्ड चलेगा, उसके बाद ये हम लॉगिन हो जाएँगे। लॉगिन होने के बाद इसकी जो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे। अब ये देखें ये हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसको, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करके यहाँ पे ये लॉगिन होगा। जैसे ही ये लॉगिन होगा तो इसके बाद इसकी जो अंदर है पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो वो हम परफ़ॉर्म करेंगे। ये अभी हो जाएगा, अभी ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इसका ये थोड़ा-सा ये स्लो हो रहा है तो अभी ये हो जाएगा अभी। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट ये हो गया कंट्रोल ऑल्ट डिलीट क्योंकि रिमोटली हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा-सा स्लो है। अब ये देखें जी आ गया है, अब हम यहाँ पे जो हमने पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड एंटर करेंगे, तो उसके बाद हम लॉगिन हो जाएँगे। पासवर्ड हमने दिया है, पासवर्ड हमारा ल एक्सेप्ट हो गया है तो अब ये जो यूज़र प्रोफ़ाइल है उसको लॉगिन कर रहा है और जो यूज़र की सेटिंग है वो सारी सेट कर रहा है और सेट करने के बाद इसके ऊपर अभी ये देखें ये लॉगिन हो रहा है। हमारे पास डिस्प्ले जो है इसका अभी आ जाएगा। तो जैसे ही डिस्प्ले आता है तो फिर इसकी हम पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो वो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी हम परफ़ॉर्म करते हैं। अच्छा जी, ये अब जैसे ही अब लॉगिन हो चुका है, लॉगिन होने के बाद हमसे ये एक आया है कि भई इसको हम येस करेंगे, येस करने के बाद ये कि भई आपका जो नेटवर्क है, तो इसको येस हमने इसलिए किया है कि ताकि ये दूसरों के लिए भी जो है ना विज़िबल हो, दूसरों को भी नज़र आए। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या है, ये हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है, इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे यहाँ पे। मिनिमाइज़ करने के बाद इसकी जो रेज़ोल्यूशन है, उस रेज़ोल्यूशन को थोड़ा-सा सेट कर लेंगे ताकि स्क्रीन इसकी फुल हो जाए। अब इसके रेज़ोल्यूशन को हम यहाँ पे सेट करते हैं। इसकी रेज़ोल्यूशन को हमने यहाँ पे सपोज़ हम इसको कर देते हैं यहाँ पे रिवर्ट किया। रिवर्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये 1920 ये वाली रख देते हैं। ये वाली जैसे ही रखेंगे तो क्या है, हमारा फुल हो जाएगा, फुल स्क्रीन शो हो जाएगी। अब रेज़ोल्यूशन हमने इसकी सेट कर दी है, सेट करने के बाद दोबारा हम क्या है सर्वर मैनेजर जो है उसको ओपन करेंगे। सर्वर मैनेजर हमारा कहाँ से, ये अभी सर्वर मैनेजर पे हम जाएँगे। अब ये हमारा जो टास्क बार हमारा शो हो रहा है, तो हम इस पे क्या करेंगे, उसको शो कराएँगे, जो सर्वर का हमारा टास्क बार है। तो वो अभी शो हो जाएगा। ये देखें सर्वर मैनेजर है, ये नीचे हमने मिनिमाइज़ किया था, इसको हम अब ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, तो अब इसकी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम परफ़ॉर्म करने लगे हैं। तो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब दोबारा इसको करता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल सर्वर पे आएँगे, लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे। लोकल सर्वर के बाद क्लिक करने के बाद अगर हम इसका कंप्यूटर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे।
जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम चेंज, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम हम रखना चाहें उसको बना सकते हैं। अगर हमारा ये फाइल सर्वर है तो फाइल सर्वर रखेंगे, अगर हमारा कोई पीडीसी है पीडीसी रखेंगे, या हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर सर्वर है तो वो रखेंगे, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आपने इसको डोमेन जॉइन करानी है तो डोमेन भी जॉइन करा सकते हैं, वर्क ग्रुप पे रखना चाहते हैं तो वर्क ग्रुप भी रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो नाम है वही सही है, हम वर्क ग्रुप पे ही रखना इसको रखेंगे। उसके बाद माइक्रो डिफेंडर का ये बता रहा है कि फायरवॉल इनेबल है, जी फायरवॉल इनेबल ही रखनी है। रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, लेकिन रिमोट डेस्कटॉप को हमने इनेबल करना है, क्योंकि सर्वर को हमें रिमोटली एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए हमें रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल रखना पड़ता है। रिमोट डेस्कटॉप इसका इनेबल कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और नेटवर्क ऑथेंटिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम अनचेक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी हम इसको रिमोट डेस्कटॉप भी इनेबल कर लिया है। उसके बाद ये देखिए, इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये आपको इसका स्टेटस इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैंने रिफ्रेश किया है तो ये देखें आपका इसका रिमोट डेस्कटॉप का स्टेटस इनेबल हो गया है। अगर हमने एनआईसी टीमिंग करनी है, एनआईसी टीमिंग ये होता है कि अगर 2 या 3 या 4 लैन कार्ड को आप इकट्ठे कर दें, कंबाइन कर दें। अगर आपकी कोई एक जो लिंक डाउन होगा, एक लैन कार्ड की केबल डाउन होगी तो आपका सर्वर रिस्पॉन्ड करता रहेगा, सर्वर चलता रहेगा। एनआईसी टीमिंग हमने परफॉर्म, फिलहाल ये हमारा लैब का एनवायरनमेंट है, हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आईपी एड्रेस आपने क्या रखना है, यहाँ पे क्लिक करके हम आईपी एड्रेस भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। ये देखें, अभी फ़िलहाल इसने डीएचसीपी पे रखा हुआ है, डीएचसीपी पे है, तो हम इसको राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके कुछ स्टैटिक आईपी भी हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4 है, टीसीपी आईपी 4, इसके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमने स्टैटिक आईपी देना है, सर्वर को हमेशा स्टैटिक आईपी दिया जाता है। सर्वर के ऊपर डीएचसीपी वाला आईपी, डायनामिक आईपी नहीं रखा जाता, हमेशा स्टैटिक आईपी दिया जाता है। तो जो भी आईपी आप रखना चाहें, यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है, तो हमें स्टैटिक आईपी ही देना पड़ेगा। इसको कैंसल कर देते हैं, यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे आईपी भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं कि जी आपने सर्वर 2022 स्टैंडर्ड वर्जन किया हुआ है और ये आपकी वर्चुअल मशीन है, और यहाँ पे अपडेट्स हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ अपडेट का जो है वो ओपन हो जाएगा। उसका रिज़ल्ट, तो विंडोज़ को इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं तो फिर हम इसको अपडेट भी कर लेंगे। फिर ये उसका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस का की जो प्रोटेक्शन है वो भी ऑन है, डिफेंडर वो काम कर रहा है इस टाइम। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं इंटरनेट आईई इन्हांस, इंटरनेट एक्सप्लोरर इन्हांस सिक्योरिटी, इन्हांस सिक्योरिटी को, इसको हमें क्या कर देंगे, यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। डिसेबल इसलिए कर देंगे क्योंकि अगर हमने वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज़ ओपन करनी है, ब्राउज़र के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी ओपन करनी है, तो बार-बार हमें ऐड का ऑप्शन नहीं देगा, वरना बार-बार ये कहेगा कि इसको पहले ऐड करें, इसको अपनी ट्रस्टेड साइट्स में ऐड करें, तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको हमने ऑफ कर दिया। उसके बाद टाइम ज़ोन जो आपने रखना है, जो हमारा टाइम ज़ोन है पाकिस्तान का, उसको हम रखेंगे। यहाँ पे चेंज टाइम ज़ोन पे जाएँगे, चेंज टाइम ज़ोन पे जाके हमारा जो टाइम ज़ोन पाकिस्तान का है +5, उस पे हम आएँगे। अपना टाइम ज़ोन जो हमारे एरिया का है, हमारे ज़ोन का है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे ये टाइम ज़ोन है जी, ये 5 +5 इस्लामाबाद, कराची, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, उसके बाद ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हमारी विंडो एक्टिवेट नहीं है, आपने विंडो सर्वर है, इसको विंडो एक्टिवेट करनी है, सर्वर की विंडो जब हम एक्टिवेट करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी हमने की रखनी है तो वो की रखेंगे। जो भी ये सर्वर की आपके पास होगी वो की आप एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे ही सर्वर इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम ये पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हैं, वर्क ग्रुप है, वर्क ग्रुप पे रखना है तो उस पे रख सकते हैं, डोमेन पे रखना है तो उस पे रख सकते हैं। उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल करना होता है, आईपी एड्रेस को सेट करना होता है, उसके बाद इसकी जो है टाइम ज़ोन सेट करना होता है, उसके बाद इसको एक्टिवेट करना होता है की डाल के। तो ये पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और आप लोगों से गुज़ारिश है, आज तक की वीडियो यही तो यहाँ तक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें चैनल को। बहुत शुक्रिया।